जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें अपन इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। 2 चैप्टर अपने पहले वीडियो में पूरे हो चुके हैं और इस वीडियो में भी ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, जो है मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। इस चैप्टर नंबर 3 के मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में मांग का अर्थ, मांग के तत्व, मांग के प्रकार, व्यक्तिक मांग, बाजार मांग, मांग के वक्र, व्यक्तिक वक्र, बाजार मांग वक्र, अनुसूची, मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, फिर इनके वक्र, व्यक्तिक मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, फिर मांग के तत्व है, मांग के निर्धारित तत्व है। फिर अपन ने पिछले वीडियो में मांग का नियम पढ़ा और कुछ मांग के नियम के अंदर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ा, सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ा। आज अपना टॉपिक रहेगा मांग के नियम के लागू होने के कारण। फिर एक टॉपिक इसका और बचेगा, मांग के नियम के अपवाद। तो चलिए अपन शुरू करते हैं मांग के नियम के लागू होने के कारण। मांग के नियम के लागू होने के कारण इसमें कई नियम है, जिसमें कई नियम लागू होने के कारण आ जाते हैं। तो पहला देखिए, इसमें ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। 1 नंबर आप साथ साथ में कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करते जाइए। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, तो इससे पहले जो अपन ने देखा था मांग के नियम की व्युत्पत्ति, जिसमें सीमांत उपयोगिता नियम कीमत के संबंध से, सम सीमांत उपयोगिता नियम वस्तुओं के संबंध से देखा था। अब ये नियम के लागू होने के कारण में अपना पहला पॉइंट रहेगा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। चलिए देखिए, कॉपी पेन साथ में के मैं आपको समझाते जाऊंगी और साथ में लिखवाते भी जाऊंगी। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है, तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। और अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी अदा करेगा। अतः उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा, बल्कि कम कीमत अदा करेगा। कहने का क्या मतलब है कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है, एक वस्तु उसकी ज्यादा से ज्यादा वो इकाइयां खरीदता है, तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर उसकी क्या जाती है, घटती जाती है। और अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी उसको क्या करेगा, चुकाएगा, उसकी कीमत भी क्या करेगा, अदा करेगा। अतः उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए वो कम कीमत अदा करेगा, क्योंकि उसकी खरीद के लिए वो क्या करेगा, एक जैसी कीमत तो चुकाएगा नहीं, बल्कि उसके लिए क्या करेगा, कम कीमत अदा करेगा। तो पहला टॉपिक अपना ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, इसमें आप नोट कर लीजिए कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है, तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर क्या होती है, घटती जाती है, उत्तरोत्तर घटती जाती है। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी अदा करेगा। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी अदा करेगा। अतः उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा, बल्कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है, तो वह उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी अदा करेगा। अतः उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा, बल्कि कम कीमत अदा करेगा। क्या करेगा, बल्कि कम कीमत अदा करेगा। तो नोट कर लिया होगा कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है, तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी चुकाएगा, चाहे वो कितनी भी कीमत हो, कीमत भी अदा करेगा। अतः उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा, बल्कि कम कीमत अदा करेगा। तो नोट कर लेना कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है, तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी अदा करेगा, और अतः उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए समान कीमत अदा नहीं करेगा, बल्कि कम कीमत अदा करेगा।
अगर सही रूप से है तो उसकी कीमत चुकाएगा, अगर समान है तो उसकी कीमत नहीं चुका पाएगा, नहीं तो वह उसकी कम कीमत चुकाएगा, कम कीमत अदा करेगा। तो पहला पॉइंट आपने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम आई होप समझ में आया होगा और लिख भी लिया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव। कौन सा पॉइंट है? प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य यदि कोई वस्तु सापेक्षता या सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार समायोजित करता है कि वह उसी बंडल को खरीद सके जो कीमत परिवर्तन से पहले खरीदता था, तो उस वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर उदाहरण ले कि X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम हो जाती है, पहली वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की तुलना में कम हो जाती है, तो सस्ती वस्तु X को महंगी वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अपन एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात X वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्या बोल रहा है कि प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य यदि कोई वस्तु सापेक्ष या सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो किसके लिए प्रतिस्थापित की जाती है? महंगी वस्तु के लिए। अर्थात जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार समायोजित करता है कि कीमत ऊपर नीचे होने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जो कीमत परिवर्तन से पहले खरीदता था, तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव। उदाहरण के लिए जैसे X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो सस्ती वस्तु X महंगी वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात X वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कॉपी में इसको नोट कर लीजिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य यदि कोई वस्तु सापेक्ष या सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार समायोजित करता है कि वह उसी बंडल को खरीद सके जो कीमत परिवर्तन से पहले खरीदता था, तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। फिर लिख लेना, उदाहरण के लिए जैसे X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो सस्ती वस्तु X को महंगी वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात X वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये था अपना दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 देखिए, आय प्रभाव। कौन सा है? आय प्रभाव। देखिए कि आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है और इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन आता है। इसके कारण वस्तु की इष्टतम मात्रा में होने वाला परिवर्तन आय प्रभाव कहलाता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदता है। फिर इसका इन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया कि कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। इसको नोट कर लेना, पहले बताती हूँ मैं आपको। क्या है? कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस
आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव, इन सब का क्या होता है, योग होता है। तो ये बोल रहा है कि आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जब कोई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन होता है, और इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन आता है। कई बार अपनी कीमत में परिवर्तन हो जाता है, कीमत ज्यादा हो जाती है तो खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कीमत कम हो जाती है तो खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन आता है, इसके कारण वस्तु की इष्टतम मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, आय प्रभाव कहलाता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, कोई वस्तु की कीमत कम होती है, तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, उसकी आय बढ़ जाती है, वास्तविक आय बढ़ जाती है, और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा क्या करता है, खरीद सकता है, समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। तो कीमत प्रभाव बराबर हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्या बोल रहा है कि आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है और इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन आता है, इसके कारण वस्तु की इष्टतम मात्रा में होने वाला परिवर्तन आय प्रभाव कहलाता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है, तो इसके कारण वस्तु की इष्टतम मात्रा में होने वाला परिवर्तन आय प्रभाव कहलाता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है, और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। तो इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता क्रय शक्ति या उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। तो नोट कर लिया होगा कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। तो इस प्रकार कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या ज्ञात हो जाता है, कीमत प्रभाव ज्ञात हो जाता है। कि कीमत प्रभाव इन दोनों सम्मिलित प्रभावों प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का क्या होता है, योग होता है। कीमत प्रभाव इन दोनों सम्मिलित प्रभावों प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का योग होता है। जैसा कि अपन ने इसका फॉर्मूला बना लिया कि कीमत प्रभाव इन दोनों सम्मिलित प्रभावों प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभावों का योग होता है। कीमत प्रभाव इन दोनों सम्मिलित प्रभावों प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का योग होता है। कीमत प्रभाव इन दोनों सम्मिलित प्रभावों प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का योग होता है। तो फॉर्मूला हो गया कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। ठीक है, 3 नंबर हो गया अपना। 3 हो गए अपने राशमान सीमांत उपयोगिता का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। 4 नंबर देखिए। चौथा का वैसे कोई पॉइंट नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसको लिख लो कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कई नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे वे अभी से खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं और पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपने उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। कि जब कोई वस्तु की कीमत कम होती है तो कई नए उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे उस वस्तु को अब खरीदने में लग जाते हैं, उसको पाने में लग जाते हैं। तो पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार उसकी मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कोई वस्तु कम होती है तो उसको ज्यादा खरीद पाते हैं वो, तो इस प्रकार उनकी मांग में भी कुछ सस्ती होने पर उसकी मांग में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो नोट कर लो, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कई नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे अब इसे खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं
और पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में क्या होती है? इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि होती है। तो ये था अपने 4 नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही चलिए 5 नंबर देखते हैं अपन। 5 नंबर का भी कोई पॉइंट नहीं है, देख लीजिए 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ता है। इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर मांग भी बढ़ती है। वही मांग का नियम वापस लागू हो गया कि जब कोई वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु के लिए अनेक उपयोगों के लिए भी बढ़ता है। तो इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर क्या हो जाती है? मांग भी बढ़ती है। तो लिख लो, नोट कर लो, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ता है और इसके फलस्वरूप कीमत के बढ़ने पर भी क्या बढ़ती है? मांग बढ़ती है। कि इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर भी मांग बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। कि इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर मांग भी बढ़ती है। इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर क्या बढ़ती है? मांग भी बढ़ती है। तो इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर भी मांग भी बढ़ती है। तो ये थे आपके मांग के नियम के लागू होने के कारण 5 पॉइंट। अरास्मा सीमांत उपयोगिता का नियम, प्रतिस्थापन का प्रभाव, आय प्रभाव और दोनों कीमत में और मांग में देख लिया। चौथे में भी और 5वें में भी नए उपयोगों के साथ कि एक कम होती है तो एक ज्यादा होती है, तो उसका अपन किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो ये था अपने मांग के नियम के लागू होने के कारण। चौथे में कीमत और मांग, इसमें भी कीमत और मांग का। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है मांग के नियम के अपवाद। साथ साथ में नोट करते जाओ। मांग के नियम के अपवाद, चलिए देखते हैं। चलिए, कि मांग के नियम के अपवाद जानने का से उन दशाओं को जानना होता है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग के नियम के अपवाद को जानने के लिए उन दशाओं को जानना जरूरी होता है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाते हैं, वहां मांग का नियम लागू नहीं होता। इसको ऊपर लिख लेना, निम्न है ठीक है, इसमें भी लिख लेना। निम्न है। चलिए, कि मांग के नियम के अपवाद जानने का से उन दशाओं को जानना होता है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाती है, वहां मांग का नियम लागू नहीं होता। तो पहला है गिफिन वस्तुएं या निम्न स्तरीय वस्तुएं। 1 नंबर, चलिए, कि ये वस्तुएं घटिया वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो घटिया वस्तुओं की वह किस्म है जिसमें इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है। कीमतों के बढ़ने पर इनकी मांग भी बढ़ती है और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है। जैसे आप बता सकते हो, कौन सा एग्जाम्पल बता सकते हो? ज्वार, बाजरा। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग घटा दिया जाता है। अतः गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता।
कि कई ऐसी वस्तुएं होती है जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती है, जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर उनकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इन वस्तुओं जैसे जवार और बाजरा गिफिन वस्तुओं के उदाहरण है। इन जवार और बाजरा गिफिन वस्तुओं के उदाहरण है। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग घटा दिया जाता है, अतः गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। तो आप नोट कर लो, ऐसी वस्तुएं जो घटिया वस्तुओं की वह किस्म है, ये वस्तुएं घटिया वस्तुओं की वह किस्म है, ऐसी वस्तुएं जो घटिया वस्तुओं की वह किस्म है जिनमें इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है, इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है, और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है। जैसे जवार बाजरा गिफिन वस्तुओं का उदाहरण है। जैसे जवार बाजरा, इन वस्तुओं की कीमतें घटने पर उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग घटा दिया जाता है, अतः गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाए, आय में कमी होने पर मांग बढ़ जाए तो इन्हें निम्न स्तरीय वस्तु या गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। साथ में क्या बोला कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाए और आय में कमी होने पर मांग बढ़ जाए, इन्हें निम्न स्तरीय गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, गिफिन का विरोधाभास किसे कहते हैं। तो क्या नोट कर लो, उसी के साथ में कर लेना कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाए व आय में कमी होने पर मांग बढ़ जाए, इन्हें निम्न स्तरीय या गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था पहला गिफिन वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तुएं। दूसरी है प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं। कौन सी है? प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं। लिख लो, प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे हीरे पन्ने के आभूषण। कि प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे कौन सा एग्जाम्पल है? हीरे पन्ने के आभूषण। तो नोट कर लेना, प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे हीरे पन्ने के आभूषण आदि 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 आभूषण आदि। जैसे हीरे पन्ने के आभूषण आदि। ठीक है, ये दूसरी। तीसरी देखो, छोटे छोटे हैं अब तो, एकदम टॉपिक खत्म ही हो जाएगा अब तो आपके। कि वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। वस्तु की भावी कीमत में कौन सी है? वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। कि वस्तु की भावी कीमत में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसमें छोटे छोटे हैं। वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना, तो तीसरी होगी अपनी वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। चौथी देखते हैं, चौथी देखिए, उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत
उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं, कि उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं कई बार गलत तरीके से सोच लेते हैं, अज्ञान रूप से कई बार जानकारी नहीं रहती है, तो उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। तो चौथी होगी अपने उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। पांचवी है जीवन के अनिवार्य वस्तुओं की मांग। चौथी होगी ना उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। पांचवी देखिए और अंतिम है ये जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। अनिवार्य वस्तुओं की मांग क्या है कि जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। तो जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग, जो वस्तु अपने को आवश्यक रहती है उसकी मांग रहती है कि जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। लास्ट थी अपनी जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। इस प्रकार से अपने जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग, पांचवी अंतिम जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। इस प्रकार से अपने मांग के नियम के अपवाद भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 2 पढ़ लिए अपन ने मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद। आपको समझ में आया होगा कि दोनों के अंदर अपन ने देखे पहले में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, फिर दोनों में कीमत और मांग, इसमें भी चौथे में कीमत और मांग, पांचवें में भी कीमत और मांग, फिर इसमें मांग के नियम के लागू होने के कारण गिफिन वस्तु है या निम्न स्तरीय वस्तुएं, दूसरा था प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं, तीसरा था वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना, चौथा था उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं और पांचवा था जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। तो इस प्रकार से अपने मांग की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ डिमांड अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अपन ने इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, आपने अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ा था, दूसरा उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था और दूसरा उपभोक्ता का संतुलन देख लिया और तीसरा अपन ने मांग की अवधारणा देख ली। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स देख लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लिया और कंसेप्ट ऑफ डिमांड देख लिया, यानी अर्थशास्त्र का परिचय, उपभोक्ता का संतुलन और मांग की अवधारणा। अब अपन एंटर करेंगे चैप्टर नंबर 4, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपके 4 नंबर चैप्टर अपन देखेंगे जो कि रहेगा आपके मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। इसकी अपन शुरुआत नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब छोटे क्वेश्चन थोड़े कम ही बचे हैं। एक क्वेश्चन है जो मेरे लिखवाने वाला है, जो मैं अभी आप इनको नोट कर लो, मैं लिखवा देती हूँ, उसके नीचे ही मैं 5 क्वेश्चन लिख देती हूँ, उनका जवाब आप कमेंट के माध्यम से दोगे और अपनी कॉपी में एक अनुसूची, एक शेड्यूल डाल के लिख लोगे। तो 3 चैप्टर की आपके 12th क्लासेज में, 12th के बोर्ड क्लासेज में आपके तैयारी हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। आई होप इनको आप बार बार पढ़ते जाना, रिवीजन करते जाना। तो चलिए मैं आपको 1 क्वेश्चन मैं खुद लिखती हूँ, 5 क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं, वो लिखवाती हूँ। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। चलिए, लिख लिए होंगे आपने। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन नोट करवाया, सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो देखिए, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जिन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तथा आय में कमी होने पर जिनकी मांग में कमी होती है उन्हें सामान्य वस्तुएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय की दिशा में गति करते हैं वे सामान्य वस्तुएं, जैसे गेहूं, वस्त्र और आदि। गेहूं, वस्त्र आदि। ठीक है, तो ये आपको अपने नोट्स के पीछे लिखना है, यानी आगे लिखना है नोट्स के। फिर जो अपने डेली के 5 क्वेश्चन है वो देख लीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर ये आप अपनी नोट्स वाली कॉपी में नोट कर लेना अपने नोट्स के नीचे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मांग के नियम के लागू होने के कारण बताइए। मांग के नियम के कोई 2 अपवाद बताइए। मांग वक्र नीचे दाईं ओर झुकता, कोई 2 कारण बताइए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4, मांग वक्र के दाईं तरफ शिफ्ट होने का एक कारण बताइए।
क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 5, गिफिन वस्तुओं का अर्थ बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन। अब अपने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप सारे चैप्टर के क्वेश्चन छोटे छोटे बनाते ही होंगे चैप्टर के हिसाब से, जैसे 2 चैप्टर के आपने बनाए थे और इन तीसरे चैप्टर के भी आपने क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो आप इन चैप्टर के क्वेश्चन और नोट्स को दोबारा पढ़िएगा। तो इस प्रकार से अपना मांग की अवधारणा ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट, तो अब अपना चैप्टर नंबर 3 अपन कंप्लीट कर लिए। अब चैप्टर नंबर 4 में एंटर करेंगे, जो रहेगा मांग की लोच। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इन चैप्टर 3 तक आपको रिवीजन करते चलना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत, लोच, कीमत। ठीक है, मांग की कीमत, लोच के बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए नोट कर लीजिए इन सभी को आप। कर लिया होगा आपने नोट। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। थैंक यू सो मच। ओके।